हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान को। तो सबसे पहले जीव विज्ञान को हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेंगे। उसके बाद नोट्स के द्वारा पूरा स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ये है अध्याय 1, जीवों में जनन। तो यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने बताया, प्रत्येक लाइन को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद करनी है। तो यहाँ देख सकते हो, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। यह तो तुम जानते ही हो कि सभी जीव जीव जो हैं उनका जीवन काल कुछ न कुछ होता है। तो बच्चों, पहले तो ये समझ लो कि ये जो इंट्रोडक्शन होता है वह उतने काम का नहीं है। हर एक लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके बाद जो जो चीज़ टॉपिक आते हैं वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, यानी कि जो जीव है उसका जन्म से उसका प्राकृतिक मृत्यु जब होता है, उस काल, उस अवधि, उस बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं। तो यहाँ तुम देख सकते हो, लाइफ स्पैन को हम लोग, जीवन अवधि को हम लोग किन किन चरणों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी जीव का जन्म होता है, फिर उसका जन्म होने के बाद वृद्धि होता है, किशोरावस्था में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, उसके बाद वृद्धावस्था में जाता है और तब जाके क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। तो ये कुछ फेजेस हैं उसके लाइफ के। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में भी पढ़ते चलो तो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश दोनों चीज़ तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर चित्र 1.1 में निरूपित जीव के जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। तो चित्र 1.1 में देख सकते हो, काफी सारे जीवों को दिखाया गया है जिसका जीवन अवधि को यहाँ पर बताया गया है। जैसे हाथी का तुम खुद चेक कर लेना कितना जीवन अवधि है। यहाँ गुलाब देख सकते हो 5 से 7 वर्ष, कुत्ता 20 से 25 साल, तितली 1 से 2 हफ्ते, कौवा 15 वर्ष। इसी तरीके से तुम देख सकते हो, तोता 140 वर्ष। तो इस तरीके से यहाँ जीवों का, केला 25 वर्ष, 15 से 20 वर्ष तुम्हारा गाय हो गया, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 से 60 वर्ष। यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट फ्लाई है 30 वर्ष, बरगद का पेड़ 200 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, और धान के पौधे के बारे में तुम जानते ही हो। तो यहाँ देखा तुमने, जीवन अवधि यही है। ठीक है, तो जीवन अवधि का साइज से कोई संबंध नहीं होता। बॉडी का साइज कितना, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे कि तुमने अभी देखा, कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं आते, हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। इसका मतलब एक कोशिकीय जीव ही क्या है? अमर हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है? ये क्या बात बोलना चाह रहा है? इसका मतलब क्या है? एक कोशिकीय मतलब क्या हो गया? वैसे जीव जो कि एक कोशिका के हैं, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो तुम जानते ही हो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव हैं, उनके शरीर में क्या होता है? कोशिका विभाजन होगा और एक जीव से दो जीव बन जाएंगे। इस कारण से उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है? अमर। तो उनको छोड़ करके बाकी कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? क्योंकि सिंपल सा बात है कि भाई वो क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और वो अपनी संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान है, क्योंकि उनमें होता है रिप्रोडक्शन, जनन, जो कि क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा है। या हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं तो वही हम लोगों को पढ़ना है, जनन के बारे में सब चीज समझना है। तो जीवों में जनन को यहाँ एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रम के रूप से में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। तो भाई, ये कोई क्वेश्चन बनता है क्या? बिल्कुल नहीं जी, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। सिंपल सा बात है कि भाई अपने ही जैसे संतति को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन। तो क्लास 8 में पढ़ा, 10th में पढ़ा, यहाँ पढ़ रहे हो, इसको क्या पढ़ना है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। अरे भाई, जो संतति मतलब यहाँ बच्चा हो गया,
वह बच्चा जन्म लिया, उसके बाद उसमें ग्रोथ होगा, उससे वह क्या करेगा, फिर नए बच्चे को जन्म देगा। इस प्रकार से जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है। तुम बोलोगे अरे यार इतनी आसान आसान चीजें दी गई है, ऐसा बात नहीं है रे भाई, बहुत टफ टफ चीज आगे मिलने वाला है, बहुत भारी भारी चीज तुमको याद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हो जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ सीख लेना है कि जनन के द्वारा क्या होता है, जनन क्या करता है, तो वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का निरंतरता बनाए रखता है। यानी जनन होगा यदि तभी एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी आएगा, जनन नहीं होगा तो कैसे आएगा भाई। चलो आप बाद में अध्याय 5 अनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजन या वंशागत होती है। तो आगे के चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है अनुवांशिकता। तो अनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। किस प्रकार से जब जनन होता है तो कुछ न कुछ विविधता आती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे जाती है, इन सब चीज़ों को यहाँ आगे पढ़ाया जाएगा। जीव वैज्ञानिक संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने का तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। तो यहाँ पर ये बात क्या कह रहा है, सिंपल सा बात कह रहा है कि जितने सारे जीव हैं वह सब एक ही प्रकार से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक ही प्रकार से जनन नहीं करते हैं, बल्कि उनमें अलग अलग प्रकार का जनन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जीव किस प्रकार से जनन करता है यह उसके वास स्थान पर निर्भर करेगा, जहाँ वो रहता है उस स्थान पर निर्भर करेगा उसका जनन, कि वो कैसा जनन करेगा। उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। तो भाई वो किस प्रकार से जनन करेगा, लैंगिक जनन करेगा, अलैंगिक जनन करेगा, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का जनन करेगा, ये सारा चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका वास स्थान जहाँ पर वह रहता है, उसका शारीरिक बनावट कैसा है, और भी बहुत सारे कारक हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जनन के लिए उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। तो ये तो भाई क्लास 10th से ही पढ़ रहे हो कि यह दो प्रकार का होगा। यदि एक जीव भाग लेता है तो हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन है, और दो जीव भाग लेता है तो हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो यहाँ पर अब चीज़ों को समझ लेना है तुमको कि पहला क्या हो गया तुम्हारा, अलैंगिक जनन बोल रहा है, अलैंगिक जनन। और इसमें बोलता है कि इसमें गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह भी बात ध्यान देना है कि इसमें युग्मक का निर्माण होगा, लेकिन कभी भी युग्मक मिलेंगे ऐसा नहीं है। तो तुमने पहले भी देखा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्लास 10th में, या तुमने खुद भी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तुम्हें याद होगा कि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक होता है, मादा युग्मक, और नर और मादा युग्मक के मिलने से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स सब याद रखना है। जाइगोट बनता है, इसी से भ्रूण बनता है, फिर उसी से क्या बनता है, शिशु का निर्माण होता है। तो ये क्या था, लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में यहाँ पर क्या बनता है, गैमीट का निर्माण होता है, या फिर बोलते हैं हिंदी में उसको युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। जैसे शुक्राणु क्या है, एक युग्मक है, अंडाणु क्या है, एक युग्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये युग्मक कब कहाँ बनता है, लैंगिक जनन में। और युग्मक भी बनता है, उनमें मिलन भी होता है, ये सब कहाँ होता है, ये सब होता है लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक तो पहले नहीं बनता है, पहले युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा में सिंपली कैसे रिप्रोडक्शन होगा, तो अलैंगिक जनन होगा, एक कोशिका से दो कोशिका में ये विभाजित हो जाएगा, और इस तरीके से इसमें जो जनन होगा वह क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। ठीक इसी तरीके से मान लो कि गुलाब का पौधा है, इसमें कटिंग करके इसको लगा दिया गया तो नया गुलाब का पौधा बन गया।
तो इस तरीके का जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है, जो कि कई प्रकार का होता है, जिसको आगे यहाँ पर पढ़ाया गया है। लेकिन कुछ जीवों में युग्मक का भी निर्माण हो सकता है, और परंतु यहाँ पर ये युग्मक कभी भी इस तरीके से मिलते नहीं हैं और मिल करके युग्मनज का निर्माण नहीं करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। चलो ये सारा देख लिया। जब दो जनक विपरीत लिंग वाले जनन क्रिया में भाग लेते हैं और नर तथा मादा गैमीट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पर दो जनक हैं। कितने जनक हैं? दो जनक। और कभी कभी क्या हो सकता है? सिर्फ एक जनक भी हो सकता है। जब एक जनक होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल। जैसे कि टेपवर्म उसका क्या है? उदाहरण है। तो यूनिपेरेंटल होगा, यानी कि एक ही जनक में नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, ठीक है, और उसी में रिप्रोडक्शन होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ देखो, यहाँ पर केंचुआ का उदाहरण देख सकते हो। केंचुआ में भी क्या हो रहा है? यहाँ पर अंडाशय है और यहाँ पर देख सकते हो वृषण है। तो इसमें नर भाग भी है और मादा भाग भी है। तो केंचुआ किस चीज का उदाहरण हो गया? केंचुआ भी उदाहरण हो गया तुम्हारा यूनिपेरेंटल, यानी कि एक ही जनक से वहां पर लैंगिक जनन होता है। तो ऐसा मत समझना कि लैंगिक जनन में हमेशा दो जनक होते हैं, कभी कभी एक जनक से भी लैंगिक जनन होता है। तो इस तरीके के प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है भाई? अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होता है। तो यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने जनक के एकदम समान, एकदम समान यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मतलब अकारिकीय। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी आवरण, मतलब उसका रूप रंग सारा एक जैसा होगा, और अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक रूप से एक समान, यानी कि उसका जो जीन है, जो डीएनए है, उस स्तर पर भी एक समान होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लोन। और ये क्लोन कहाँ बनता है? तो अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारा बनता है, तो ये क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हो बहुत सारे जीवों में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताए थे। तो यही सब हम लोग को देखना है। अब चलो यहाँ हम लोग देखते जाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर ईस्ट में देख सकते हो किस तरीके से बडिंग के द्वारा, कलिका फॉर्मेशन के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ईस्ट तुमने क्लास 10 में पढ़ा है कि किस तरीके से यहाँ एक बर्ड निकलता है और फिर बर्ड यहाँ पर बाद में डिटैच हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? उससे तुम्हारा फिर नया ईस्ट का निर्माण होगा। तो ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें तुम्हारा, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें, या फिर तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक जीवों में। और प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं? जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया बडिंग, और इस बडिंग को हम लोग कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग, यानी कि ये बाहर से बड निकल रहा है। जैसे हाइड्रा में भी देखोगे तो बाहर से बड निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। तो फिर एंडोजीनस बडिंग एक और होगा कि जो अंदर की ओर बड बनेगा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे गेम्यूल फॉर्मेशन में। तो जो स्पॉन्ज होता है, तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में स्पॉन्ज के बारे में। स्पॉन्ज में कैसा बडिंग होता है? एंडोजीनस बडिंग होता है, और उसे क्या बोलते हैं? गेम्यूल या जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको मैं आगे बता रहा हूं, या तुम देख सकते हो चैप्टर के शुरू में ही जेम्यूल फॉर्मेशन को दिखाया गया है। तो हर एक पॉइंट्स को एकदम याद करते जाना है तुम्हें।
ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव प्रोटिस्ट एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो उदाहरण में किसका दिया है, अमीबा का उदाहरण दिया है। अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो बहुत से एकल जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो अब यह अमीबा और पैरामीशियम खास बातें तुमको दिखाई गई हैं। तो ये देखो यहाँ अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही पढ़ लेंगे, तो ये तो पहचान ही सकते हो ये क्या है, अमीबा है। तो अमीबा में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, द्विखंडन। क्या हो जा रहा है, द्विखंडन। अब अमीबा में यदि हम लोग बात करेंगे तो द्विखंडन हो रहा है। तो यहाँ जैसे मैंने दिखाया है, तो यहाँ ये जो द्विखंडन हो रहा है किसी भी तल में हो रहा है, किसी भी तल में ये द्विखंडन यहाँ पर होता है अमीबा में, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में द्विखंडन, या लेशमानिया में बात करें तो लेशमानिया में द्विखंडन जो होता है किसी खास तल में होता है, ये बात याद रखना है। तो द्विखंडन कई तरीके से हो सकता है, एक तो किसी भी तल में हो सकता है जैसे अमीबा हो गया, लेकिन लेशमानिया हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया, इसमें खास तल में क्या हो रहा है, द्विखंडन होता है। तो देख सकते हो, तो सिंपल बाइनरी फिजन हो गया, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में, और फिर यूग्लिना का भी उदाहरण हो गया। फिर तुम्हारा ऑब्लिक तरीके से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर बाइनरी फिजन हो सकता है। तो ये सारी बातें तुम्हें याद रखते जानी है। यहाँ देख सकते हो चित्र भी दिखाया हुआ है बहुत सारा, और इन चित्रों में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने भी वाले हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रा को दिखाया गया और इसका क्या है, ये कलिका यानी कि बर्ड को दिखाया गया है। क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा किस तरीके से ये बर्ड एक प्रवर्ध निकलता है जो कि बाद में इससे डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद नया हाइड्रा का निर्माण कर देगा, जिस प्रकार हम लोगों ने किस में पढ़ा, हम लोगों ने यीस्ट में पढ़ा। यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर सिंपली कोशिका विभाजन हो रहा है तो एक से दो बन जा रहा है इस तरीके से, लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। ईस्ट में यहाँ एक छोटा सा बर्ड निकल रहा है, देख रहे हो यहाँ पर विभाजन हो रहा है न्यूक्लियस का इस तरीके से, और ये जो छोटा सा बर्ड निकल गया जिसको कलिका बोल रहे हैं वहीं फिर वहाँ से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ा रहता है और बाद में अलग हो जाता है, तो यानी कि यीस्ट जीव में और फिर बाद में यीस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से यीस्ट में कलिका के द्वारा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या बोलेंगे अलैंगिक जनन हो रहा है, या बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हो फंजाई जगत के सदस्य। अब ये फंजाई जगत के सदस्य कहाँ पढ़ा होगा तुमने, क्लास 11th में पढ़ा होगा। तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचना द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। तो फंजाई हो गया और ये एल्गी हो गया, ये विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं हैं चल बीजाणु, जिसको क्या बोलते हैं, जूस्पोर। देखो चल बीजाणु मतलब क्या हो गया, जूस्पोर, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचनाएं होती हैं। तो बताओ जूस्पोर्स कैसी संरचनाएं हैं, चलनशील संरचनाएं हैं जो कि चल बीजाणु हैं। कैसे बीजाणु हैं, चल बीजाणु हैं। तो यहाँ जूस्पोर्स को देख सकते हो, ये देखो किस तरीके से ये क्लेमाइडोमोनास है और क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर्स का निर्माण हो रहा है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चा लोग, एक एल्गी है। एल्गी मतलब क्या है, शैवाल। एल्गी मतलब क्या होता है, शैवाल। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं। तो ये जूस्पोर क्या है, तो एक अलैंगिक संरचना है। चल बीजाणु क्या है, तो यह एक अलैंगिक संरचना है। अब देख सकते हो सामान्य अलैंगिक जनन संरचना जैसे कोनिडिया, पेनिसिलियम में क्या बनता है, कोनिडिया। ये देखो जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम क्या है बच्चा लोग, एक फंजाई है।
और इस फंजाई में यहाँ देख सकते हो कोनिडियोफोर होता है, और जिस कोनिडियोफोर में क्या बनता है, कोनिडिया का निर्माण होता है। और ये कोनिडिया क्या है, यह भी एक अलैंगिक जनन के लिए बनने वाला संरचना है, जो कि यहाँ से डिटैच होगा, अलग होगा, और फिर नया फंजाई का निर्माण करेगा। या फिर बोले यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो ये पेनिसिलियम का निर्माण करेगा। कलिका जैसे हाइड्रा में दिखाया मैंने, ये देखो कलिका है, ये हाइड्रा में दिखाया। और जेम्यूल फॉर्मेशन आ गया, जेम्यूल, यहाँ देखो जेम्यूल या गेम्यूल दोनों बोल सकते हो। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये है बच्चों एक स्पंज, और इस स्पंज के शरीर के अंदर क्या बनता है, एंडोजीनस बड का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं गेम्यूल या गेम्यूल। और ये देखो ये यहाँ से निकल जाएगा और फिर नया स्पंज का निर्माण कर देगा। तो ये क्या है, ये है एक जेम्यूल, और ये क्या है, एक बड है। कैसा बड है, एंडोजीनस बड है, मतलब शरीर के अंदर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, शरीर के बाहर बन रहा है। इस तरीके से चीज़ों को तुम पढ़ सकते हो। यहाँ हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ बोला जाए कि जो बातें लिखी गई एनसीईआरटी में मैं वही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे, एकदम धमाकेदार पढ़ाई होगी, तो पहले मैंने सोचा कि पहले एनसीईआरटी करा लिया जाए, उसके बाद हम लोग नोट्स से भी पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मैं सारा चीज़ तुमको पढ़ाऊँगा। और देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। तो कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? बिल्कुल, क्लोन शब्द उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह भी क्या एक अलैंगिक जनन है। जब जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है, तो पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, जैसे अब यहाँ पर यही देख लो, तो हम लोग जो पादप है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कायिक प्रवर्धन वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चा लोग, कायिक प्रवर्धन। तो जैसे जंतुओं में हम लोग जो अलैंगिक जनन हो रहा है उसको बोलते हैं कि अलैंगिक जनन हो रहा है, लेकिन पादपों के लिए एकदम खास एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये तुमने पढ़ा भी होगा पहले कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसा होता है, एक हो सकता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और एक क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हो ब्रायोफिल्म, जो तुमने क्लास 10 में पढ़ा होगा, यहाँ पर ब्रायोफिल्म को दिखाया गया है, जो कि पत्ती के द्वारा यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है या फिर कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो पौधे में कायिक भाग कौन कौन से हैं? अरे भाई, उसका जड़, उसका तना, उसका पत्ती को ही क्या बोलते हैं, कायिक भाग बोलते हैं। और जब उससे रिप्रोडक्शन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो तुम देख सकते हो कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे ऊपरी भूअस्तारी, यहाँ देख सकते हो ऊपरी भूअस्तारी, फिर यहाँ पर देख सकते हो सरजोम, फिर शकरकंद, फिर बल्ब है, फिर भूअस्तरी है, ऑफसेट, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को यहाँ दिखाया गया है। जैसे देखो यहाँ पर राइजोम होना चाहिए, राइजोम, ठीक है, यहाँ राइजोम है, यहाँ देखना, यहाँ देखो राइजोम। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, तो यह है बच्चों अदरक। और अदरक में ये जो अदरक है, इससे क्या होगा, नए प्लांट्स ये क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। और इस प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोम। तो क्लास 11th में तुमने पढ़ा होगा। अब देख सकते हो ये आलू से भी, आलू को क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। इस तरीके से तुमने देखा होगा कि प्याज को क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारा गार्लिक होता है, क्या बोलते हैं उसको, लहसुन का भी क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी यहाँ भी रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वह क्या है, वह वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन है। तो ये जो सब दिख रहा है, ट्यूबर है, राइजोम है, या फिर तुम्हारा बल्ब है, ये सब जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, सॉरी जड़ नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे तना के द्वारा। क्या बोलेंगे, तना के द्वारा।
तो यहाँ पर इन सब को हम लोग रूपांतरित तना कहते हैं। आलू को भी रूपांतरित तना कहते हैं। फिर ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा, हाँ जी, अदरक हो गया, इसको भी रूपांतरित तना कहेंगे। फिर जो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसको भी रूपांतरित तना कहते हैं। फिर यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ बल्बिल को दिखाया गया है, ये देखो, ये बल्बिल हो गया। और ये ब्रायोफिल्म तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। और ये देखो ऑप्सिट है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जल में क्या होता है, जलीय पौधा है ना, तो ये जल में रहेगा और ये इस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ता रहेगा। और इसका जो नोड है, वहाँ नोड से क्या होगा, कलिका निकलते रहेगा। इसी को भूस्तरिका कहते हैं। तो तुम्हारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूस्तरिका यानी कि ऑप्सिट का उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण क्या है? वाटर हायसिंथ। क्या बोलते हैं? वाटर हायसिंथ। बल्ब तो जान ही गया कि प्याज और लहसुन हो गया। फिर तुम्हारा राइजोम समझ ही गए, क्या है तुम्हारा? अदरक हो गया। ऊपरी भूस्तरीय का उदाहरण हम लोग, जैसे यहाँ इस तरीके से दूब घास तुमने देखा होगा कि किस तरीके से जमीन के ऊपर ये बढ़ता चला जाएगा, इसको रनर भी बोलते हैं ऊपरी भूस्तरीय को। और यहाँ पर इसके नोड्स से क्या होते जाएगा, ये इस तरीके से पौधा निकलते जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तरीय। ये भूस्तरिका है। तो इस तरीके से इसका उदाहरण याद कर सकते हो। तो ऊपरी भूस्तरीय का क्या उदाहरण हो गया? दूब घास हो गया। तो यहाँ पर आगे देख सकते हो, आपने निश्चित तौर पर जलाशयों के महाविपत्ति वाटर हायसिंथ अथवा बंगाल के आतंक यानी बंगाल टेरर के बारे में अवश्य सुना होगा। तो बच्चों, तुमने शायद ऐसा जलकुंभी देखा होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग वाटर हायसिंथ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरा जो भी तालाब वगैरह में होता है, यदि छोटा सा टुकड़ा भी उसमें चला जाए तो वो पूरा तालाब में क्या हो जाता है? छा जाता है। और जब वो छा जाएगा तो वह क्या करेगा, वहाँ के जल से ऑक्सीजन को क्या करने लगेगा? खींचना शुरू कर देगा, जिससे कि वहाँ पर देखो, यहाँ ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? खींच लेगा, जिससे कि वहाँ पर जो जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो मरना शुरू कर जाती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तुम्हारा, बंगाल टेरर के नाम से किसे जानते हैं? बंगाल के आतंक के नाम से किसे जानते हैं? इसे, यह है वाटर हायसिंथ। ठीक है, इसी को बंगाल टेरर के नाम से जानते हैं। तो यह क्या है? यह एक खरपतवार है। तो इसको किस चीज़ के लिए, यहाँ पूरा मैं पढ़ देता हूँ, आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप को भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। यानी यह भारत में किस कारण से लाया गया था? तो ये सुंदर सुंदर फूलों और पत्तियों के सुंदर आकृति के कारण लाया गया था। लेकिन वह एक खरपतवार निकला, यानी कि यह एक समस्या है। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है। तो कायिक प्रवर्धन कैसे करता है? तो यहाँ देख सकते हो भूस्तरीय, ये क्या है? भूस्तरीय तरीका। यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो भूस्तरीय ऑप्सिट के तरीका से क्या करता है? ये कायिक प्रवर्धन को करता है। ठीक है, अब देख सकते हो अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, आई कहते हैं, उसको देखा है? तो जरूर तुमने देखा होगा। तुमने देखा होगा कि आंख में अंकुरन भी होता है कई बार। और केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा होगा। तो ये जो केला तुमने देखा होगा, उसमें बाहर से इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है? नन्हा सा प्रकंद निकलता हुआ तुमने देखा होगा, बाहर से ये निकलता है। ठीक है, और इसी को क्या करते हैं? यहाँ से हटा देते हैं और फिर इसको लगा देते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों से विकसित होने वाले पादपकों यानी प्लांटलेट्स की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्वसंधियों
तब आप पाएंगे, हाँ, नोड्स से उत्पन्न होती हैं। तो ये किससे उत्पन्न होता है? नोड्स से। एकदम सही बात है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? नोड्स से उत्पन्न हो रहा है, नोड्स। ठीक है, अब नोड्स क्या होता है तुम्हें समझ नहीं आता है तो एक तुम क्या करोगे, एक कोई भी पौधा लोगे और उसका एक स्टेम को लोगे, तना को लोगे, तो देखो कि यहाँ इस तरीके से ये यहाँ पर पत्ती निकलता है, यहाँ कंसी निकलता है, पत्ती निकलता है इस तरीके से। तो इसी को कहते हैं नोड बच्चा लोग, इसी को क्या कहते हैं? नोड। ये सब नोड होता है और इन दोनों के बीच के दूरी को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको, एक सेकेंड यहाँ देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्व संधि। हिंदी में बोलेंगे पर्व संधि और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोड्स। तो जैसे घास भी तुम देख सकते हो, तो घास में जो नोड्स होता है इस तरीके से, यहाँ देख लो, तो नोड्स पर ही इस तरीके से यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कलिका निकलेगा नोड्स पर। यही सब यहाँ बताया जा रहा है। जब यह पर्व संधियां नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तब इसका मूल रूट तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होगा? रूट निकलने लगेगा, जड़ निकलने लगेगा और कली निकलने लगेगा और एक नया पौधा यहाँ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से देख सकते हो पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिल्म की पत्तियों, ब्रायोफिल्म कहते हैं, कि पत्तियों के कटे किनारों के अपस्थनिक यानी एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ब्रायोफिल्म जैसे मैंने दिखाया था तुम्हें, ये देखो ब्रायोफिल्म है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कलिकाएं अपस्थानिक यानी एडवेंटिशियस कलिका निकलेगी, बड निकलेगा और इसके नीचे क्या होगा? जड़ ऐसे निकलेगा और फिर ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा और नए पौधे का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर क्या क्या याद करना है भाई? यहाँ पर तुमको क्वेश्चन आएगा कि पत्थर चट्टा में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है? तो बोलोगे पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? पत्तियों के द्वारा। यही सब। ठीक इसी प्रकार पत्थर चट्टा हो गया ना। अब देखो, माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाना पर प्रवर्धन करते हैं, मतलब विकासशीलों का करते हैं। इसी तरीके से ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन का सामान्य विधि है। तो जो साधारण जीव होते हैं उनमें जनन का, मेन जनन का जो प्रोसेस है वह किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन होता है। मतलब मुख्य रूप से वह अलैंगिक जनन ही करते हैं। हालांकि उसमें लैंगिक जनन भी होता है, यह भी बात ध्यान देना है। जैसे कि शैवाल तथा फंजाई, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभन के पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। बहुत अच्छे से ध्यान दो कि जब प्रतिकूल स्थिति आता है, एक तो अनुकूल स्थिति आएगा तो अलैंगिक जनन करेगा, लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति आएगा तो लैंगिक जनन की विधि की ओर बढ़ जाता है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करेंगे? लैंगिक जनन करेंगे। तो लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है? उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि ही होती है। तो अधिकांश जंतुओं में जनन का सिर्फ क्या होता है? विधि, लैंगिक विधि होता है। जैसे कि मनुष्य में यदि बात करें तो सिर्फ कौन सा विधि होगा? लैंगिक विधि होगा। अलैंगिक जनन उसमें नहीं देखा जाएगा। लैंगिक जनन जैसे मैंने तुम्हें बताया था, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी कि विपरीत लिंग वाले जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं, का निर्माण होता है और यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, तुम्हें याद होगा कि यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है और इनका मिलन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। तुम बता सकते हो कि यह जो युग्मनज है इससे क्या बनेगा? यस, इससे बनेगा भ्रूण, और यही भ्रूण फिर क्या करेगा? शिशु का विकास करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो नर युग्मक और मादा युग्मक, जिसको मनुष्य के लिए हम लोग क्या नाम देते हैं? नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? अंडाणु।
तो जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है, ये कभी कभी एक ही जनक से पैदा हो सकता है और कभी कभी विपरीत लिंग से होता है। जैसे मनुष्यों में ये विपरीत लिंग से होता है, तुम जानते हो। लेकिन यहाँ पर भाई ये क्या है, देख लो, ये है तुम्हारा केचुआ। मैंने तुम्हें दिखाया था, ये क्या है, केचुआ। तो केचुआ देख सकते हो, केचुआ में नर भी यहीं से पैदा होगा और मादा भी। यहाँ देखो, यहाँ नर भाग है वृषण और ये क्या है, मादा भाग। तो एक ही बॉडी, यानी कि जनक क्या है, एक ही है। इसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें नर भी होता है और मादा भी होता है। उभयलिंगी है, ये क्या है, उभयलिंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बात यहाँ पर लिखा है, गैमीट का निर्माण होगा। तो ये गैमीट का निर्माण होगा, उसमें मिलन होगा और मिलन से जाइगोट होगा, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा और उससे किस चीज का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा। अब यहाँ देखते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। तो यहाँ से बस यही बात पढ़ना था। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है, वह अपने जनकों के अलावा आपस में भी समरूप नहीं होता है। यानी कि उसमें क्या पाया जाता है, वेरिएशन। मैंने बताया था, जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में क्या होता है, बच्चा लोग याद करो, आगे के चैप्टर में भी पढ़ना है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत कम, अलैंगिक बात करें, अलैंगिक जनन में विभिन्नता बहुत कम आता है और क्लोन बनता है। याद करो, मैंने पढ़ाया था, यह क्वेश्चन भी आता है, क्लोन बनता है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ये क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। इसका जो संतति होता है लैंगिक जनन के द्वारा, जो जीव का उत्पत्ति होता है, उसमें क्या आता है, कुछ वेरिएशन आता है, एकदम वो समरूप नहीं होता है। यहाँ देख सकते हो, पादप, जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं। यानी बाह्य आकारिकी क्या हो गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना मतलब क्या हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और साथ ही शारीरिक क्रिया विज्ञान मतलब क्या हो गया, फिजियोलॉजी, मतलब उनके शरीर में जो कार्य हो रहा है, जैसे श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, ये सारा चीज, उन सब में ये क्या है, बहुत अलग है। परंतु यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पादप में भी लैंगिक जनन देखा जाता है, जंतु में भी लैंगिक जनन देखा जाता है, फंजाई में भी लैंगिक जनन देखा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, वह एक ऐसा पैटर्न को अपनाते हैं, यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें जो इस विविध जीवों में सामान्य हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन करते हैं। इस लाइन को समझाना है क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही लैंगिक जनन शुरू करता है? नहीं, उसका शरीर वृद्धि होता है। वृद्धि करने के बाद उसमें क्या होता है, एक ऐसा अवस्था आता है जिस अवस्था में उसमें जो लैंगिक उसके अंग हैं वह विकसित होते हैं। उसके बाद वह लैंगिक जनन करना शुरू करता है। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। यानी कि वृद्धि का जो काल है जिसमें वह लैंगिक परिपक्वता को हासिल करता है और साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि भी होती है उसकी, वह क्या है, जुवेनाइल फेज है, यानी कि किशोरावस्था है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। VVI क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तुम्हारा कि पादपों में, क्या तुमने आम के पौधे को देखा है कि आम का बीज बोया और आम का पौधा जैसे ही उगा उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगेगा? ऐसा है नहीं, आम का पौधा में अरे कुछ टाइम लगेगा। वह क्या होगा, पहले वह ग्रोथ करेगा और उसके बाद क्या होता है, उसमें रिप्रोडक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पर यह क्या कहलाता है, कायिक प्रावस्था, यानी कि वेजिटेटिव फेज। अब देखते हैं किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था
कायिक प्रावस्था किसके लिए हो गया? प्लांट्स के लिए। किशोरावस्था हम लोगों के लिए। की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। अब यह जब समाप्त होता है, किशोरावस्था का समाप्त होना और रिप्रोडक्टिव फेज का शुरुआत होना, ठीक है, यानी कि जनन के लिए शरीर तैयार हो जाएगा, फिर क्या करेगा? जनन करेगा। तो क्वेश्चन यदि आएगा कि किशोरावस्था के बाद क्या आएगा, तो जनन प्रावस्था आएगा, ठीक है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसके पुष्प आने लगते हैं। भाई यदि तुम गेंदा का फूल लगाए हो, तो क्या गेंदा का फूल लगाते तुम्हें 10 दिन के अंदर उसमें पुष्प आता है? नहीं, पहले गेंदा का पुष्प का पौधा जो है वो बड़ा होगा, पौधा बड़ा होगा, उसके बाद फूल आने लगेगा। या फिर बोलो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, तुमने देखा हो कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब फूल आएगा, और फूल आना क्या दिखाता है? उसके जनन प्रावस्था को दिखाता है। यहाँ देख सकते हो गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों में पुष्प लगने में कितना समय लगता है? क्या तुरंत लगाया और तुरंत उनमें पुष्प लगना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही सब बात लिखा हुआ है। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रति वर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? बिल्कुल देखा होगा तुमने। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी फल होते हैं? क्योंकि उनमें एक ही सीजन में फूल आता है और फल आता है। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है और कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें वर्ष भर पुष्प आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो कि मौसम के आधार पर उनमें पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। तो ये जो प्लांट हैं, बोल रहे हैं कि एक वर्ष के होंगे या फिर क्या होंगे? द्विवर्ष के होंगे। और यह सभी स्पष्टतः कायिक, जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो पुष्प निकलना, उसमें फल का आना, यही सब बताया जा रहा है। इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं है। मेन यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, भी आएगा। देख सकते हो कुछ इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। तो आ गया तुम्हारा VBI क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बांस के पौधों में कितने वर्षों के बाद पुष्प आता है? तो 50 से 100 वर्षों के बाद पुष्प आता है। कितने बार आएगा जीवन काल में? तो एक बार आएगा। इसे कहेंगे सेमल पेरस भी कहते हैं, इसको याद कर सकते हो। इसी को क्या कहते हैं? सेमल पेरस। अब देख सकते हो ये VBI क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। इसके बाद परिणाम स्वरूप यहाँ देख सकते हो एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है तुम्हारा। कुनियाना लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, लेकिन ये कुंथियाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं नीला कुरिंजी, जो कि 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो यहाँ से भी देखो, यही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो इनको तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। क्या नाम है? नीला कुरिंजी। क्या नाम है? नीला कुरिंजी, जो कि 12 वर्ष में इसमें एक बार पुष्प उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक और इंसिडेंट को भी दिखाया है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछ गया था। तो मान लो इसी से क्वेश्चन बना के देगा कि 2006 में सितंबर-अक्टूबर में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन बिछ गया था। वो पुष्प कौन था? तो आंसर क्या है? नीला कुरिंजी। और इसका ऑप्शन में नीला कुरिंजी, लाल कुरिंजी, पीला कुरिंजी यह भी दे सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? नीला कुरिंजी। जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति करके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक मकारिकी में बदलाव से प्रकट होता है। ये सब बात लिखा हुआ है। चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं?
पक्षी सीजनल होते हैं यानी कि कोई खास सीजन में अंडे देते हैं, अथवा क्या यह किसी मौसम में संबद्ध घटनाक्रम है, तो ये मौसमी ही है। मेंढक और छिपकली में ये प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखें कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी, जो प्रकृति की बात कर रहा है, केवल मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो मौसमी होते हैं। अंडे कब देंगे? जब खास मौसम आएगा तब अंडे देंगे। वर्ष भर तुम देखे होगे कि वे अंडे नहीं देते हैं। यद्यपि जो तुम बोलोगे कि सर मुर्गा मुर्गी तो हमेशा अंडे देते हैं, तो वो क्या होते हैं? संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी होते हैं, जिसको बोल रहे हैं कुक्कुट, यानी कि मुर्गा मुर्गी। तो मुर्गी ही अंडा देगी, ये याद रखना। में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जाती है, वो नेचुरली ये नहीं दे रहे हैं। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि पक्षी भी क्या होते हैं? वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं। वे भी क्या होते हैं? वे भी सीजनल ब्रीडर होते हैं, यानी कि सीजन में ही अंडे देंगे। जनन प्रावस्था के दौरान अपस्तानी मादा, ठीक है, अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, जब यहाँ पर महिला के बॉडी का बात कर रहा है, तो जनन प्रावस्था यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है, उसमें जो मादा का अंडाशय है उसका सक्रियता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडाणु निकलना शुरू हो जाएगा। यानी शुरू के अंडाणु निकलना शुरू क्या होगा? बोलेंगे कि प्रत्येक महीना उसमें अंडाणु मैच्योर होगा, अंडाणु मैच्योर होगा और वहां से रिलीज होना शुरू होगा, जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगता है, और ये जो हार्मोनल परिवर्तन है उसके शरीर को तैयार करता है कि वह बच्चे को क्या कर सके? धारण कर सके अपने बॉडी में। तो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों, जैसे कि अब नॉन प्राइमेट हो गया, कौन कौन उदाहरण हो गया, और प्राइमेट कौन कौन उदाहरण हो गया, ये तुमको याद रखना है। तो नॉन प्राइमेट स्तनधारी, जैसे हम लोग भी क्या है? स्तनधारी हैं, और हम लोग हैं प्राइमेट। और नॉन प्राइमेट स्तनधारी कौन कौन है? जैसे कि गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता, ये सब नॉन प्राइमेट है, इसको याद कर सकते हो। फिर बंदर, ऐप और मनुष्य हम लोग क्या है? प्राइमेट हैं। तो इन दोनों में जो महिलाओं मतलब फीमेल का जो बॉडी है वो अलग अलग तरीके से तैयार होता है। तो यहाँ देख सकते हो, तो जो नॉन प्राइमेट हैं आदि के जनन के दौरान जो फीमेल है, ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए, इन्हें मध चक्र या ऑस्ट्रल साइकिल कहते हैं। तो जो फीमेल हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि जो फीमेल नॉन प्राइमेट स्तनधारी हैं उनमें कौन सा साइकिल देखा जाता है? तो ओएस्ट्रल साइकिल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ओएस्ट्रल साइकिल, जिसमें उसमें सीजनल हीट होता है। तुम लोगों ने सुना होगा कि गाय गर्म हो गई है अभी, तो वो सीजनल हीट होता है उनके शरीर में, और वो फिर उसके बाद गर्भ धारण कर सकती हैं। जबकि प्राइमेट्स यानी कि बंदर, एप और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र आता है, जो कि हर एक महीना आएगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ने भी आ रहे हैं। इसी ऋतुस्राव चक्र को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके बारे में पूरा डिटेल आगे पढ़ाया गया है। अधिकांशतः स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। तो अधिकांशतः स्तनधारी, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप में वनों में रहते हैं, वो जनन प्रावस्था के दौरान ऐसे चक्र का क्या करते हैं? प्रदर्शन करेंगे। इसी कारण से इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर भी कहेंगे। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण, जैसे कि कुत्ता देखोगे तो कुत्ता क्या है? सीजनल ब्रीडर है, वो सालों भर बच्चे के लिए गर्भ धारण नहीं करता है। स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन की क्रिया के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या स्तनधारी पूर्ण जीवन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं? तो आंसर है यस। तो महिलाओं का बॉडी जो होता है, जैसे मनुष्यों में बात करेंगे तो मनुष्यों में महिलाओं का बॉडी लगभग 45 से 48 साल तक क्या होता है?
बच्चे को जन्म देने लायक होता है, लेकिन पुरुषों में ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्धि होने का अर्थ है प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचय मंद गति होने के कारण होने लगती है। वृद्धावस्था तथा मृत्यु तक ले जाता है। यही बोल रहा है भाई, वृद्धा बोल रहा है कि वृद्ध हो गया यानी कि रिप्रोडक्शन क्षमता क्या हो गया, खत्म हो गया। पादप तथा प्राणियों दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। तो या तो प्लांट्स हो या तो तुम्हारा एनिमल्स हो, उनमें अलग अलग प्रावस्थाओं के लिए, जैसे कि उनका जो वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है, या फिर बोलें कि जो किशोरावस्था होता है मनुष्यों के लिए, या फिर उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता, जनन प्रावस्था आता है, उन सब में जो मेन चीज होता है वह क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस। उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस पाए जाते हैं जिससे उसका शरीर तैयार होता है। या तो उसका बॉडी में चेंजेस आते हैं, या तो उसका व्यवहार में चेंज आता है, या तो रिप्रोडक्शन की उसमें क्षमता आती है, उसमें भी जो चेंजेस आते हैं वह भी हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन क्या है ये तुम जानते ही होगे। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। तो पर्यावरणीय कारक जैसे प्लांट के केस में दो बात हम लोग देख सकते हैं, फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। तो जो फोटो पीरियोडिज्म है क्या है, वो प्रकाश का क्या है, अवधि है कि किस फोटो पीरियड में कौन सा मतलब ज़्यादा प्रकाश का समय कोई पौधा को मिलेगा या किसी पौधे को कम प्रकाश का समय मिलेगा। तो उस तरीके से उनमें क्या होता है, पुष्प आता है। और वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पौधों का कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि पौधों को ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होता है, पुष्प आते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, पर्यावरणीय कारक होते हैं हो गए। तो तुमने देखा होगा कि कुछ पौधे ठंडे के दिनों में क्या होता है, पुष्प करते हैं, कुछ पौधे को पुष्प के लिए ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या हो गए, ये पर्यावरणीय कारक हो गए। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, तो यहाँ देख सकते हो, परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं, यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करते हैं। यानी कि एक यहाँ पर सीक्वेंस होगा। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। यानी कि जो मैंने शुरू में ही बताया था कि नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, उसमें निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन तथा निषेचन पश्चात की घटना के रूप में विभक्त किया जा सकता है। तो निषेचन पूर्व क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर निषेचन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, और निषेचन पश्चात क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर तीन घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहला क्या हो गया, निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो गया, यानी कि जाइगोट के बनने के पहले की घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज कह रहे हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह रहे हैं। यहाँ देखना, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन के पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटना है, कौन कौन है, पहला है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस तथा युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमीट ट्रांसफर। तो युग्मक जनन क्या है, युग्मक का बनना, नर युग्मक का बनना तथा मादा युग्मक का बनना। ठीक है, तो स्पर्म जैसे बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंडा बनेगा तो क्या बोलेंगे, oogenesis। तो ये हो गया तुम्हारा युग्मक जनन।
युग्मक जनन मतलब क्या हो गया? युग्मक का बनना। अंग्रेजी में बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट का बनना। तो युग्मक जनन यहाँ देख सकते हो क्या बोल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि भैया नर युग्मक कैसे बनेगा, मादा युग्मक कैसे बनेगा, उसको ये दिखा रहा है। युग्मक एक प्रकार का अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका मतलब क्या है? हैप्लॉइड यानी कि n है। तो ये तो तुम जानते ही हो, नहीं जानते हो तो यहाँ देख लो। हम लोग यदि अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में प्रत्येक जगह 46 कोशिकाएं हैं। यदि हम यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, शरीर में बाल की बात करें, कहीं भी बात करें, तो कोशिकाओं की में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 46 है। लेकिन जब हम लोगों के वृषण में यहाँ पर इस कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये 23 बन जाता है। कितना हो जाता है? 23, यानी आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। और इसी को बोलते हैं डाइप्लॉइड यानी डिप्लॉइड बोलेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड बोलेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड बोलेंगे। तो हैप्लॉइड क्या हो गया? तुम्हारा हो गया अगुणित कोशिका। क्या हो गया? अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका हो गया, यानी कि इसमें क्रोमोसोम का संख्या अपने माता पिता से आधा हो गया, सीधे समझ लो। और ये क्या है बच्चा लोग? ये है युग्मक। तो युग्मक में अपने माता पिता का जो भी क्रोमोसोम होगा, जो भी गुणसूत्र होगा, उससे संख्या क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो माता पिता में गुणसूत्रों का संख्या हमेशा 2n रहेगा, 2n। और जब उसमें युग्मक बनेगा तो हो जाएगा n। तो मान लो पिता से बन गया n और माता से बन गया n, और इन दोनों के मिलने से ही क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इसमें भी n और n क्या हो गया? मिलके बन गया 2n। ठीक है, तो जब भी युग्मक बनता है तो इसमें n हो जाता है, ये तुम्हें पता भी होगा। यही बोलता है हैप्लॉइड होती है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। जैसे चित्र 1.5 और यहाँ देख सकते हो। तो अब यहाँ पर युग्मकों को दिखाया गया है, युग्मकों के प्रकार को दिखाया गया है। जैसे क्लैडोफोरा का यहाँ देख सकते हो एक शैवाल है। क्लैडोफोरा क्या है बच्चा लोग? एक शैवाल है, इसके युग्मक को दिखाया गया है। तो ये युग्मक कैसे हैं? समयुग्मक हैं, आइसोगैमीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट। आइसो मतलब एक प्रकार का हो गया, आइसो एक हो गया, और या होमोगैमीट भी कह सकते हैं। ठीक है, आइसोगैमीट, होमोगैमीट। तो ये होमो मतलब समझना एक जैसा, आइसो मतलब भी एक जैसा, और हेटेरो मतलब अलग अलग प्रकार का। तो हमेशा ये वर्ड आएगा तुम्हारा, आगे भी ये वर्ड आते रहेगा। तो आइसो मतलब एक जैसा गैमीट। तो यहाँ देख सकते हो तुम, ये देखो, इन दोनों को देखोगे तो ये संरचना में क्या है? एक जैसे हैं, आकृति में क्या है? एक जैसे हैं। तो ये हो गया आइसोगैमीट। अब यहाँ देख सकते हो फ्यूकस एक शैवाल है, ये ब है। ये देखो, यही फ्यूकस क्या है? एक शैवाल है। अब यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ देगा, भाई इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम पूछते रहता है, तो बोल देगा फ्यूकस क्या है? तो एक शैवाल है। इसमें विषम युग्मक यहाँ देख सकते हो। यूजुअली मादा युग्मक क्या होगा? बड़ा होगा। देख सकते हो ये मादा युग्मक क्या है? बड़ा है, और ये चलनशील नहीं होता है। जबकि नर युग्मक देख सकते हो छोटा सा है और ये चलनशील होता है। और मानव का विषम युग्मक देख सकते हो, मानव युग्मक में मादा युग्मक हो गया। विषम युग्मक मतलब क्या हो गया? साइज शेप अलग अलग है, एक छोटा, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो देख सकते हो कितना इसमें अंतर है। ये है शुक्राणु और ये क्या है? अंडाणु। अंडाणु बड़ा है और शुक्राणु क्या है? छोटा है। तो अंडाणु और शुक्राणु कैसे गैमीट हो गए? यस, ये हो गया तुम्हारा हेटेरोगेमीट। अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा अकार्यकी रूप से स्पष्ट, अकार्यकी मतलब मॉर्फोलॉजिकली, मतलब उसको रूप रंग बाह्य आकृति से एकदम दो प्रकार का विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को शुक्राणु, पुंगणु या शुक्राणु यानी कि
शुक्राणु कहेंगे स्पर्म को, और पुंगणु कहेंगे एंथ्रोजॉइड को। तो ANTHERO है, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना। पुंगणु क्या हो गया, एंथ्रोजॉइड या शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करते हैं, जो कि क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली जो फीमेल गैमीट है यानी कि मादा गैमीट है उससे अलग होता है। जबकि मादा युग्मकों को अंड, एग तथा डिंब यानी ओवम कहते हैं। अंड या डिंब कहेंगे, एग या ओवम कहते हैं। समझ में आ गया ये सारा चीज। अब देखते हैं जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वह द्विलिंगी, अथवा जब वह भिन्न पादों पर हो तो एक लिंगी कहलाता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एकदम याद ही रखना है। तो द्विलिंगी और एक लिंगी, जैसा आप जानते हैं, द्विलिंगी मतलब क्या हो गया कि एक ही जीव में नर तथा मादा भाग दोनों होगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। और जब अलग अलग जीवों में नर एवं मादा भाग होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी। जैसे हम लोग क्या है, एक लिंगी है। उड़हुल क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। सरसों क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। आम क्या हो गया, द्विलिंगी हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं बहुत से फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति का उल्लेख करने के लिए उभयलिंगाश्रय एक नया वर्ड लिखा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोशियस, या फिर समथैलेसी यानी होमोथैलिक वर्ड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, याद रखो, ये भी क्वेश्चन हो गया कि होमोथैलेसी मतलब होमोथैलिक मतलब क्या हो गया कि एक ही थैलस में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। और उभय लिंगाश्रयी वर्ड है, वह भी उसी के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि मोनोशियस मतलब क्या हो गया, मेल और फीमेल, नर और मादा उसी में रहेगा। और इस तरीके से एक लिंगता के स्थिति को लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रय यानी कि डायोसियस वर्ड यूज किया जाता है, या फिर विषम थैलेसी हेट्रोथैलिक वर्ड यूज किया जाएगा। तो हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक। तो यहाँ पर मैंने अभी भी बताया था तुरंत कि होमो और हेट्रो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव विज्ञान में हमेशा यूज किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होते हैं, अर्थात पुंकेसर पराग कण वहन करने वाला, जबकि मादा स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। तो भाई यहाँ पर देखोगे कि आगे कुछ पढ़ाया नहीं है, यहीं पर सब चीज़ शुरू कर दिया है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देख लो यहाँ, तो यदि पुष्पों की बात करें, जैसे तुमने पढ़ा ही होगा, क्लास 10वीं में भी पढ़ा होगा कि पुष्प में जैसे कि यह भाग क्या है, नर भाग है, यह क्या है, मादा भाग है। तो ये हो गया पुंकेसर, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर जब दोनों एक साथ होंगे तो ये हो जाएगा द्विलिंगी। क्या हो जाएगा, द्विलिंगी हो जाएगा। लेकिन यदि किसी पुष्प में सिर्फ स्त्री केसर ही मिलेगा, सिर्फ क्या रहेगा, स्त्री केसर रहेगा, या सिर्फ क्या रहेगा, पुंकेसर, एक फूल में बस ये रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मादा फूल। और एक फूल में पुंकेसर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नर फूल। ठीक है, इस तरीके से पुष्पीय पादपों में ये तो हो गया। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रय नर तथा मादा दोनों लिंग हो सकता है। अरे होता ही है, जैसे तुम्हें पता भी है। और इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों में कुछ उदाहरण कुकुरबिट तथा नारियल वृक्ष हैं। तो उभय लिंगाश्रयी पादप क्या हो गया, उभय लिंगाश्रयी मतलब हो गया यस, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, यानी कि बायसेक्सुअल है।
तो कुकुरबिटेसी फैमिली और नारियल वृक्ष, ये सारे क्या है, उदाहरण है उसके। अब देखो यहाँ भी हो गया। पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रय के उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन याद कर लो, जो पपीता है, पपीता में एक लिंगी पौधा होता है, यानी कि नर अलग और मादा अलग। तो पौधा तो एक ही होगा, लेकिन उसमें नर और मादा पुष्प क्या होंगे, अलग होंगे। इस तरीके से तुम देख सकते हो खजूर में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ बात बताई गई है। क्या क्या बात बताई गई है यहाँ देखना। जैसे कि मान लो कि तुमने कद्दू का पौधा देखा होगा, तो कद्दू का पौधा और सरसों के पौधा, दो पौधों की बात करते हैं। तो सरसों का पौधा देखोगे तो एक ही पुष्प में नर भी भाग होता है और मादा भाग, दोनों, ये नर भाग हो गया, ये मादा भाग, दोनों एक ही पुष्प में रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कभी कभी कद्दू में देखोगे एक ही पौधा में नर फूल यहीं पे रहेगा और मादा फूल उसी कद्दू के पौधा में रहेगा, ऐसा अलग अलग पौधा नहीं है। और कभी कभी देखोगे कि दो अलग अलग पौधा रहेगा, तो एक में नर पुष्प पैदा करेगा और एक में क्या होगा, मादा पुष्प पैदा करेगा, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। तो ये अलग अलग स्थिति यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो बायसेक्सुअल एनिमल में टीनिया सोलियम, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बायसेक्सुअल होता है, यानी कि नर और मादा दोनों इसी में पाया जाता है। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, क्या सभी प्रजातियों में व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं, अथवा तो सभी प्राणियों में, तो प्राणी में तो जानते हो कि बेसिकली क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर का शरीर अलग होता है, मादा का शरीर अलग होता है, लेकिन एक लिंगी, यानी कि उनका शरीर क्या होता है, एक लिंगी। लेकिन कुछ में क्या होता है, नर भी पाया जाता है, मादा भी पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण क्या हो गया, टीनिया सोलियम। आप संभवतः अनेक एक लिंगी प्राणियों प्रजातियों की सूची बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्राणियों में केंचुआ, स्पंज, टेपवर्म, जोंक, ये सब क्या है, द्विलिंगी प्राणियों का प्रारूपिक उदाहरण है। भी क्वेश्चन है, इसको याद कर सकते हो। टेपवर्म क्या है, यही है टेनिया सोलियम। ठीक है, कहाँ गया टेपवर्म, ये देखो टेनिया सोलियम। केंचुआ क्या है, ठीक है, केंचुआ, स्पंज, जोंक, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा बाइसेक्सुअल है, यानी कि नर भी उसी में और मादा भी उसी में। इसमें नर तथा मादा जननांग दोनों ही उभयलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। अरे भाई, तिलचट्टा हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है, एक लिंगी प्राणी है, इसमें कोई भारी चीज थोड़े ही है। यहाँ देख सकते हो, यही है अर्थवर्म, यानी कि केंचुआ। तो इसमें ये अंडाशय है जो कि मादा जनन अंग के लिए है, और ये वृषण है जो कि क्या है, नर जनन। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हारा अर्थवर्म का चित्र है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर देखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, ये क्या है, नर थैलस और ये क्या है, मादा थैलस। तो नर थैलस है, मादा थैलस हो गया। ये मार्केंशिया का उदाहरण है, जो कि क्या है, मार्केंशिया कहाँ पढ़ा है, याद है, मार्केंशिया पढ़ा है एल्गी में हम लोग, अरे शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये क्या है, ब्रायोफाइटा का जीव है, या फिर बोलेंगे ब्रायोफाइटा का पौधा है, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो, नर थैलस अलग अलग पौधा हो गया, और नारी यानी कि फीमेल थैलस जो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इसमें स्त्रीधानी है और इसमें क्या है, पुंधानी है। ठीक है, तो हाँ, स्त्रीधानी धर है और ये पुंधानी धर है। तो इस तरीके से ये हो गया नर भाग और ये क्या हो गया, मादा भाग। तो ये दो बॉडी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ सिंपल सा एक फ्लावर की बात देख सकते हो, जो कि फ्लावर में हम लोग देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें ये हो गया नर भाग और ये क्या हो गया, मादा भाग, जो कि एक ही फ्लावर में है, तो ये बाइसेक्सुअल हो गया। और ये तो तुम समझ ही रहे हो कि यहाँ पर ये क्या हो गया, मादा, और ये क्या हो गया, नर। यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये हो गया नर कॉकरोच जिसमें वृषण पाया जाएगा, और ये हो गया मादा कॉकरोच जिसमें अंडाशय पाया जाएगा। तो ये हो गया एक लिंगी का उदाहरण। एक लिंगी मतलब क्या हो गया, अलग अलग इसमें लिंग हो गया। ठीक है, तो यही सब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये जो उदाहरण है तुम्हारा, ये उभयलिंगी कारा के पादप का है। कारा,
जो कि क्या है बताओ? यस, खारा है तुम्हारा एल्गी। यस, एल्गी है ये। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पुंधानी है, यहाँ अंडधानी है, यानी ये मादा लैंगिक अंग है और ये नर लैंगिक अंग है। तो बताओ एक ही में है तो ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा द्विलिंगी, यानी कि दोनों लिंग इसी में है। इस तरीके से तुम यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये तो तुम जानते ही हो कि मैंने क्या बताया था कि हम लोगों का जो बॉडी होता है उसमें 2n होगा गुणसूत्रों की संख्या, और जो युग्मक बनेगा उसमें क्या हो जाएगा? n। तो घरेलू मक्खी में ये हमेशा 2n है, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 21 है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 4 यानी 42 हो जाएगा। 78 है तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। तो इसको तुम करते जाना, और यहाँ कुछ जीवों की क्रोमोसोम की संख्या को याद भी तुम कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। तो युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन में क्या क्या बातें बताई गई हैं? सभी विषम युग्मकी, अब देखो विषम युग्मकी क्या हो गया? हेट्रो, हाँ जी हाँ, हेट्रो वर्ड आ गया। और युग्मकी मतलब क्या हो गया? गैमीट। तो हेट्रोगैमीट, देखो यहाँ पर पढ़ा था ये विषम युग्मक, यहाँ देखो ये देखो विषम युग्मक। विषम युग्मक देखो, ये और ये विषम युग्मक है, हेट्रोगैमीट है। तो वही इंग्लिश वर्ड भी तुम कुछ कुछ याद कर सकते हो। तो विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्राय 2 प्रकार के होते हैं, नर तथा मादा। जो एक जैसे होते हैं? नहीं, वे मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, ये तो भाई सिंपल सा बात है कि अगुणित ही होगा, यानी कि n होगा हैप्लॉइड, जो बार बार मैं बता रहा हूं। चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो, एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता है? तो देखो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि हैप्लॉइड होंगे, उनका प्लांट बॉडी क्या होगा? हैप्लॉइड। तो यदि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा तो अब देखो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन है, तुमने पढ़ा है ना कोशिका विभाजन? देखो यही बात होता है। यदि 11th में नहीं पढ़ा है, 12 में आ गए हो यार, तुमको नहीं पता तो कैसे समझ में आएगा? जो समसूत्री विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, यहाँ देखना, एक होगा समसूत्री और एक क्या होगा? अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? यहाँ पर जो क्रोमोसोम का संख्या है वो नहीं बदलता है, लेकिन अर्धसूत्री में क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जाता है? बदल जाता है, यानी क्रोमोसोम का संख्या आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। तो जो हम लोगों के शरीर में यूजुअली जो जनन कोशिका या फिर बोले हम लोग इसको युग्मक बोलें, युग्मक सही नाम है, युग्मक बोले, युग्मक का जो निर्माण हो रहा है वह अर्धसूत्री कोशिका के द्वारा हो रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हो रहा है। यानी कि जब स्पर्म बन रहा है या ओवम का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या हो जा रहा है? आधा। लेकिन कुछ जीव हैं उनका बॉडी ही होता है हैप्लॉइड, तो उसमें यदि बॉडी हैप्लॉइड होगा तो जब उसमें युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक के निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। समसूत्री विभाजन के द्वारा ही उसके शरीर में नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होगा। यही बात यहाँ पर बताया गया है। तो वह अगुणित हो अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो, एक गुणित जनन कोशिका समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो बस सिंपल सा बात है कि जब भी युग्मक होना चाहिए तो उसमें n होना चाहिए, बात खत्म। यदि n कैसे भी पैदा किया जाए, या तो समसूत्री कोशिका के द्वारा विभाजन के द्वारा पैदा करो या तो अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा पैदा करो। तो तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका प्लांट बॉडी यानी कि उसका जो शरीर है वह हैप्लॉइड ही रहेगा। हैप्लॉइड मतलब अगुणित रहेगा, उसमें n कोशिका n क्रोमोसोम रहेगा। तो शरीर में n क्रोमोसोम है तो उसका जो युग्मक है उसमें भी n क्रोमोसोम होना चाहिए। तो कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा? यस, समसूत्री ही होगा। अर्धसूत्री होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यही बात यहाँ पर बताया गया है।
बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वह अगुणित पादप काय होते हैं। देखो अब उदाहरण तुमको लग रहा हो कि ये सर बताए जा रहे हैं, उदाहरण तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा उदाहरण बताया। तो बहुत सारे मोनेरा के जीव, फंजाई के जीव, शैवाल के जीव और ब्रायोफाइट के जीव होते हैं। उनका जो बॉडी है, उनका देखो यही प्लांट बॉडी है मान लो, तो ये प्लांट बॉडी ही एन होता है। इसमें यदि कोशिका को देखा जाए तो ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि क्रोमोसोम का संख्या एन होता ही है। तो यदि इन लोगों को क्या बनाना है, नर युग्मक बनाना है, तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा। यही बात बताएगी, एकदम सिंपल बच्चा वाला बात है कि समसूत्री विभाजन होगा और नर युग्मक में भी क्या होगा एन ही होगा। 2n तो ये है नहीं, ये तो एन ही है, इसलिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन यदि अब तुमको कंफ्यूजन में दूर कर दूं, यदि हमारा शरीर है तो हमारा शरीर 2n है। कितना है? 2n। तो अब हमारे शरीर में जो नर युग्मक बनना है या मादा युग्मक बनना है उसमें n ही बनना है, तो यहाँ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अब समझ में आ गया होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जो मोनीरा है, फंजाई है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, बहुत सारे ऐसे इसमें जीव हैं जिनमें अगुणित पादप काय होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, यानी उनका शरीर में एन क्रोमोसोम पाया जाता है। ये वाला पाया जाता है, इधर वाला पाया जाता है, इधर वाला नहीं पाया जाता है। ठीक है। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा से है, जिम्नोस्पर्म से है, एंजियोस्पर्म से है, अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है, जरा बताओ तो उनका जो शरीर है वो कैसा होता है? वह क्या होता है? वह डाइप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है, 2n होता है। तो इससे यहाँ यही वाला पढ़ लेते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तुम लोग से, न्यूनकारी विभाजन किसको कहते हैं? जिसका उत्तर है अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन के नाम से भी जानते हैं। रिडक्शन डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। और जहां द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, यानी 2n से क्या होता है? n उत्पन्न करता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मकों को निगमित करता है। ये तो सब जानते ही हो तुम लोग कि जब यहाँ पर स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा तो n क्रोमोसोम आएगा। अब देख सकते हो सारणी 1.1, ठीक है, का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों के द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भर दें। तो ये भरो तुम, यहाँ देखो ये भरना है, इसको भर दो जैसे मैंने बताया था। अब दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक तो बन गया, अब लेकिन जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, मनुष्य में कैसे बनता है वो बहुत टफ प्रोसेस, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो देख सकते हो इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। तो भाई नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में आएंगे, सटेंगे, तभी तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, निषेचन का प्रक्रिया होगा, उनके मिलने का प्रोसेस होगा। ठीक है। तो वही यहाँ पर बात बोलता है, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होती हैं। यहाँ 2 वर्ड्स जान लो कि अधिकतर जीवों में क्या होता है, जो नर युग्मक है वो चलनशील होता है। जैसे हम लोग मनुष्य में नर युग्मक स्पर्म जो कि चलनशील है, और फीमेल गैमीट है वो अचल होता है। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन जीवों में, या कि कुछ उदाहरण, मतलब सभी फंजाई नहीं बोल रहा, कुछ फंजाई और कुछ शैवालों में, तो उनमें क्या होता है, जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, दोनों चलनशील होते हैं। तो भाई उनको चलनशील होने के लिए उसमें कुछ स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जैसे हम लोगों का जिस स्पर्म होता है, नर युग्मक होता है, उसमें क्या होता है, पूंछ होता है, टेल होता है, तुम जानते ही हो।
इन्हीं एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसमें होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइटा में जल ही माध्यम होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन जान लो कि जो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ये कैसे प्लांट्स हैं जरा बताओ। क्लास 11th में पढ़ा है, ये लोअर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो शैवाल है, एल्गी है, वो सब कैसे हैं? लोअर प्लांट्स हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लोअर प्लांट्स हैं। तो उसका जो तुम्हारा नर युग्मक है, मादा युग्मक है, वो जल के माध्यम से क्या करता है? स्थानांतरित होता है। ये भी क्वेश्चन याद कर लो। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मकों तक पहुंचने में असमर्थ होती है, तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। ये तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तुम भी जानते हो कि भाई मादा युग्मक तो एक होगा लेकिन नर युग्मक हजारों हजार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नर युग्मक को मादा युग्मक तक यदि पहुंचना है तो उसमें बहुत सारे नर युग्मक क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा नर युग्मक बनते हैं। सीधा सा आंसर है। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो जो बीजीय पादक हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म है, उसमें परागकण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो आगे वाला जो चैप्टर है वहां तुमको समझ में आएगा कि जो परागकण है वही क्या होगा, उसी में देखो जैसे कि ये तुम्हारा प्लांट है, फूल है, तो फूल में ये नर भाग है, इसी में इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया परागकोश, इसी में बनता है परागकण और इसी में बनता है तुम्हारा नर युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक। तो ये जो परागकण है इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो वही बोलता है वही उसका वाहक है। अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। तो यही फिर वर्तिकाग्र, अब देखो ये सारा नाम बोल रहा है, तुमको समझ में आ ही नहीं रहा होगा कि भाई वर्तिकाग्र अब कहाँ से नाम आ गया। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर पहला चैप्टर में, क्योंकि सब चीज़ तुमको पता नहीं है। ये देखो जो पुष्प का जो मादा भाग है उसको स्त्री कैसे करते हैं और इसके ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? इसके ऊपर के भाग का ही नाम है तुम्हारा वर्तिकाग्र। क्या नाम है? वर्तिकाग्र। तो यहाँ से ये परागकण यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से ही आगे पाइप बनेगा, ठीक है, नली जैसा रचना बनेगा, और फिर यहाँ पर मादा युग्मक होता है, ये नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि परागकणवा को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो आओ भाई आओ, उसी को क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो आगे पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेकार यहाँ टाइम पास हो रहा है। अब देखना, परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है, जैसे मैंने बताया परागकण कहाँ अंकुरित होगा? वर्तिकाग्र पर, तथा पराग नली बनाएगा। अब पराग नली में नर युग्मक को अपने साथ लेती हुई अंडक के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। तो यही सब लिखा हुआ है, सब आगे का चीज़ है जी, हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ाओ मत, टेंशन मत लो। ये सब चीज़ क्या है? आगे चैप्टर में यहाँ पर तुमको पढ़ाया गया है। यहाँ चित्र तो नहीं दिखाया गया है लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब आगे का चीज़ है। मैं दिखा दूंगा चित्र तुम्हें, यहाँ देखना। यही बोल रहा है यहाँ पर, ये देखो ये मादा भाग हो गया ना, तो यहाँ पर आ गया परागकण और ये वाला क्या होगा? इस तरीके से पराग नलिका का निर्माण करेगा और यहाँ पर आएगा और यहीं पे बीजांड रहेगा, बीजांड के अंदर मादा युग्मक रहेगा और इससे नर युग्मक है और ये नर युग्मक यहाँ चल जाएगा और मादा युग्मक से मिलेगा, ठीक है। और उस तरीके से निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ। चलो अब देखते हैं निषेचन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है, यानी युग्मकों का मिलना है। तो यह प्रक्रिया युग्मक संलयन सिनगैमी या साइनगैमी, यहाँ लिखा है सिनगैमी कहलाता है। तो देखो क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनगैमी कहेंगे या युग्मक संलयन कहेंगे।
अब बताओ इसके मिलने से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। या युग्मनज तुमने पढ़ा होगा, या युग्मन भी लिखा हुआ है, युग्मनज या युग्मनज, युग्मन, जाइगोट इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। उसी का निर्माण होगा। इतना सिंपल समझ में आया ना, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन, फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वर्ड निषेचन है, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने ही के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्द का प्रयोग बहुधा होता रहता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटिफर्स में, मधुमक्खियों और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही जो मादा युग्मक है नए जीव का निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। देखो अब क्या बता रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, ये दोनों आपस में मिलेगा, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, मिलने से निषेचन होगा, निषेचन माने फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें से युग्मनज बनेगा और इसी से बेबी का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा। क्या कभी ऐसा होगा, कभी कोई ऐसा भी जीव है जो कि नर युग्मक का उसको जरूरी ही नहीं है, जो मादा युग्मक है वही डायरेक्ट डेवलपमेंट करने लगेगा और शिशु का निर्माण कर देगा। यस होगा, और इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ऐसा यदि होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या हो गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जीव बन रहे हैं। बताओ जरा सा, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, जीव बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन, भी आई क्वेश्चन, भी आई क्वेश्चन है, याद कर लो। तो पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, जेनेसिस मतलब जन्म देना, और यहाँ पार्थेनो वर्ड लगाया है तो यहाँ युग्म मतलब कि युग्मन नहीं हो रहा, मतलब मिल नहीं रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि रोटिफर्स हो गया, मधुमक्खी में जैसे कि बोलता है ड्रोन्स, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, ड्रोन्स के बारे में तुम लोगों ने देखा होगा। जो ड्रोन्स होते हैं वे क्या होते हैं, बिना पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं। नर जो होते हैं मधुमक्खियों में जानते हो ना कि रानी मक्खी होती है, नर होते हैं, उसमें अलग अलग मक्खियाँ होती हैं, तो उसमें जो ड्रोन्स होते हैं वे क्या होते हैं, अनिषेचित अंडे से पैदा होते हैं, यानी कि उनमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, n। मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि यदि यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, ध्यान से देखो, यदि यहाँ पर n था और यहाँ पर n था तब ना ये 2n हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इसी से डेवलपमेंट हो रहा है, अंडा से ही डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो ये तो n ही रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात बता रहा है कि ड्रोन्स क्या होता है, n होता है, और इसमें गैमीट कैसे बनेगा, जल्दी बताओ, समसूत्री कोशिका विभाजन से, यानी माइटोसिस से, ठीक है। अब यहाँ पर एक छिपकली का भी नाम बताया गया है, लेसरेटा सेक्सिकोला अमेरिकाना, और ये भी क्या होता है, इसी तरीके से तुम्हारा पार्थेनोजेनेसिस से क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, ठीक है। तो मधुमक्खी को छिपकलियां, पक्षी टर्की का भी नाम बताया गया है, ठीक है। अब इसमें मादा युग्मक बोल रहा है, ये ध्यान देना कि मादा युग्मक से ही क्या हो रहा है, जीव का जीव बन रहा है। अब यहाँ पर नया वर्ड एक देख सकते हो, पार्थेनोकार्पी वर्ड भी याद कर सकते हो। पार्थेनोकार्पी हो गया, पार्थेनोकार्पी फ्रूट का बनना है, या फ्रूट का बनना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि फ्रूट बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मैंने बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना संयुग्मन के क्या बन जा रहा है, फल बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो युग्मक संलयन कहाँ होता है, कहाँ पर वो संपन्न होता है,
तो अधिकतर जलीय जीवों में जैसे कि अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है और इसी हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं बाह्य निषेचन। मतलब कि बॉडी के बाहर ही जो मेल गैमिट होता है फीमेल गैमिट होता है उसका क्या होता है फ्यूजन होता है निषेचन होता है। तो देख लो क्या क्या उदाहरण दिया है, शैवाल हो गया, जल स्थलचर हो गया, मछलियां हो गई, इनका ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं और समकालिकता का मतलब क्या है समकालिता है। समकालिता का मतलब एक ही काल में यानी कि सिंक्रोनी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ओवम रिलीज आज हुआ और स्पर्म एक महीना बाद रिलीज हुआ या स्पर्म पहले रिलीज हो गया ओवम बाद में रिलीज हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन संभव नहीं है या फिर बोले कि संलयन संभव नहीं है, इसलिए इनमें व्यापक समकालिकता प्रदर्शित होता है तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में क्या होता है नर युग्मक या फिर युग्मक का निर्माण होता है, वो मुक्त होते हैं। ऐसा बोनीफिश एवं मेढकों में होता है जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इनमें बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थितियों से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण हो जाती है। ये सिंपल बातें लिखी गई हैं। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई हो गया, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है। ये सारे उदाहरण हैं जिसको आप याद कर सकते हो। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब निषेचन बॉडी के भीतर होगा तो उसी को क्या बोलते हैं आंतरिक निषेचन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है जहां पर वह नर युग्मक से संलयित कर जाते हैं। अब मादा के शरीर के भीतर ही क्या जाएगा नर युग्मक जाएगा और उसके बाद उनका मिलन होगा। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होता है उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादपों में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। तो ये मैंने पहले बता भी दिया था। अब निषेचन पश्च घटना, यदि निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या घटना होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स उसका नाम दिया गया है। अब यहाँ पर युग्मनज बनेगा, भाई निषेचन हो गया यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन हो गया तो उसी से क्या बनेगा जाइगोट। तो ये होता है एन और ये क्या होता है एन, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा 2n जाइगोट बनेगा। तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट कैसा होता है 2n होता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, जबकि वह जीव जिसमें आंतरिक निषेचन होता है उसके शरीर के भीतर युग्मनज का निर्माण होता है। एकदम सिंपल बात लिखा गया है, कोई खास चीज है नहीं। अब देख सकते हो युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों के युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं जो उनके शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। अब देखो जो फंजाई है या शैवाल है उसका जो युग्मनज होता है यानी जाइगोट होता है एक मोटा भित्ति का क्या करता है रचना करता है, जिससे उसका जो युग्मनज है वह सूख ना जाए, डेसिकेशन ना हो, क्षति से और उसका क्षति ना पहुंचे। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में भी रहता है। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रन द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा की पुस्तक
का अध्ययन करें और यह पता लगाएं कि द्विगुणित एवं समगुणिता गुणितक डिप्लोंटिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित करता है। तो देखो, डिप्लोहेप्लोंटिक, हेप्लोडिप्लोंटिक, इस तरीके से लाइफ साइकिल जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा उसको यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो, और उसमें किस प्रकार से युग्मनज का विकास होता है यह भी वहां से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी 12 में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों के बीच के महत्वपूर्ण कड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल, जो युग्मनज यानी जाइगोट है उसी से तो संतति का जन्म हो रहा है, उसी से तो बच्चा का निर्माण हो रहा है। इसलिए यह प्रजातियों की निरंतरता को भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज यानी जाइगोट से होती है, और वही एक कोशिका में डिवीजन होते रहेगा और उसी से क्या होगा, फिर भ्रूण बनेगा और भ्रूण से क्या हो जाएगा, फिर शिशु का निर्माण होगा। तो अब नया टॉपिक हो गया भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ देख सकते हो, भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव। तो भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन समसूत्रण विभाजन होगा, ये याद रखना। तो जो जाइगोट होता है, अब इसमें कैसा विभाजन होगा, समसूत्रण विभाजन होगा, और इससे इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती जाएगी, यानी कि जो कोशिका है उसकी संख्या में वृद्धि होती जाएगी, और फिर यही क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। तो कोशिका विभेदन यानी कि सेल डिफरेंशिएशन। तो पहले तो होगा सेल डिवीजन, पहला क्या होगा, सेल डिवीजन, और फिर क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन। क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन, यानी पहले सेल डिवीजन होता है, फिर ये सेल विशिष्टीकृत होते हैं, यानी कि विशेष प्रकार के सेल का निर्माण करते हैं, और जिससे कि बॉडी का फिर निर्माण होगा। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरणों से गुजरकर विशिष्टीकृत होता है। यही मैंने बताया कि विशिष्टीकृत होगा, और जिससे कि नए नए ऊतक अंग का रचना होगा। तुम जानते हो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं, और जबकि सब के सब क्या बने हैं, एक जाइगोट से ही बने हैं। तो ये कैसे संभव हो सका है, कोशिका विभेदीकरण के द्वारा, यानी कि इसमें सेल डिफरेंशिएशन होगा। एक कोशिका से हमारा पूरा शरीर में अलग अलग प्रकार के कोशिका कैसे बन गए, क्योंकि यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि कोशिका विभेदीकरण होता है, और अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण इसी से होता है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज देख सकते हो, प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो अंड प्रजक जिसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस, ठीक है, और तुम्हारा सजीव प्रजक किसे कहते हैं, विविपेरस। तो ओविपेरस और विविपेरस। तो जो ओविपेरस होता है वो अपना भोजन यॉक से लेगा, और जो विविपेरस है वह कहाँ से लेता है, प्लेसेंटा से लेता है, ये भी तुम्हें पता होगा। ओविपेरस और विविपेरस यानी कि जो जीव जो है सजीव को, मतलब कि बच्चे को जन्म देते हैं उसे बोलते हैं सजीव प्रजक, और जो अंडा को देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंड प्रजक। जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज जिसने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ अथवा शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग, पक्षी के द्वारा पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं, अंडा देता है अंड प्रजक, और जो कि उसके ऊपर कठोर कैल्शियम युक्त क्या होता है, कवच होता है, और फिर एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात वह फूट जाएगा, और फूट करके शिशु जन्म ले लेगा, ये तो तुम जानते ही हो। जबकि दूसरी ओर जो सजीव प्रजक है, जो कि बच्चा जन्म देता है, उसके शरीर में बच्चा का विकास होता है, और फिर बच्चा जो है वह धीरे धीरे विकसित होने के बाद अलग अलग समय अवधि तक मादा के शरीर में रहता है और बच्चे के रूप में जन्म लेता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, याद रखना, बीजांड के अंदर भ्रूण बनता है,
और ये बीजांड से बनता है बीज, बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा जाते हैं। तो ये सब आगे पढ़ोगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। तो ये मैंने बता दिया कि युग्मनज कहाँ विकसित होता है, भ्रूण में, तथा बीजांड में क्या बनेगा, बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बनेगा। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। VVI क्वेश्चन है जो तुम्हें पहले से पता हो कि अंडाशय क्या होता है, बीज में विकसित होता है, जो आगे चलकर फल की भित्ति का निर्माण करता है, यानी कि पेरिकार्प बनाता है। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों में आने पर अंकुरित होता है तथा नए पादप को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट था तुम्हारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम बताना कि ये समझ में आया या नहीं आया, और आगे मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।